ज्योग्राफी फाउंडेशन क्लास जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11 में हम लोगों ने ग्राफिक्स के माध्यम से सूरज के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया था। अब इस वीडियो में हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में थोड़ा देखते हैं कि सूरज का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और उसके माध्यम से थोड़ा सा हम लोग टेस्ट देने का भी प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आपको यदि पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे तो सूरज का एक पार्ट आया था प्रकाश मंडल। सूरज का एक पार्ट आया था जिसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, और उसे ही हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर यानी कि सूरज का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल है। इसकी चर्चा पिछले क्लास में भी हुई थी। अब आप कभी भी घर से बाहर निकलिएगा और आपको सूरज दिखेगा, तो सूरज का जो भाग दिखेगा वही भाग प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर कहलाएगा। यानी कि हम लोग जो सूरज को देख रहे हैं वो सूरज का 100% नहीं है, सूरज का थोड़ा सा प्रतिशत है, और वही जो थोड़ा सा प्रतिशत हमें दिखता है वो सूरज का प्रकाश मंडल होता है। तो सूरज का जो भाग हमें आंखों से दिखता है वो प्रकाश मंडल है। तो स्ट्रक्चर का ये एक पार्ट हो गया प्रकाश मंडल। अब हम लोग कोरोना से भली भांति परिचित है। अगर ये कॉन्टेजियस डिजीज है अर्थात संक्रामक रोग है, तो साथ में ये कोरोना जो है ये सूरज का एक भाग भी है, एक पार्ट भी है। तो ये है क्या कोरोना? कोरोना है, आपको ये समझना है, सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सोलर इक्लिप्स लगता है। साल में एक बार दो बार सूर्य ग्रहण लगता ही लगता है। तो सूर्य ग्रहण के समय हम लोग सूरज को अगर देखेंगे एक्सरे रिपोर्ट के मदद से, तो सूरज का जो भाग हमें दिखेगा उसी भाग को हम लोग कोरोना कहेंगे। यानी कि जो जनरल डेज में सूरज हमें दिखता है वो फोटोस्फीयर है, और जो भाग सूर्य ग्रहण के समय दिखता है वो कोरोना है। तो कोरोना हम लोग समझ गए, ये दूसरा पार्ट हम लोग समझ गए। अब तीसरा पार्ट है ये सौर ज्वाला, जिसे हम लोग सन फ्लेयर्स कहते हैं। तो सन फ्लेयर्स क्या है? हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रकाश मंडल है यानी कि ये जो फोटोस्फीयर है वहां पे परमाणुओं का तूफान इतनी तेज वेग से निकलता है कि वो तूफान सूरज की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, और इस तूफान को सौर ज्वाला अर्थात सोलर फ्लेयर्स या सन फ्लेयर्स कहते हैं। तो इस पीपीटी में हम लोग को ये जानना है कि ये जो सौर ज्वाला है निकलता कहां से है? इसी प्रकाश मंडल से निकलता है सौर ज्वाला। एक क्वेश्चन बना। दूसरा बना, ये जो सौर ज्वाला होता क्या है? ये सौर ज्वाला परमाणुओं का एक तूफान होता है। दूसरा हम लोग समझ गए कि जो सौर ज्वाला है वो होता क्या है? ये है कुछ नहीं, एटम का एक बवंडर है, एटम का एक तूफान है। और होता है क्या कि जब ये सौर ज्वाला निकलता है तो सूरज का जो आकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्ति को वो करता क्या है कि पार हो जाता है, यानी कि सूरज के कंट्रोल से ये सौर ज्वाला बाहर हो जाता है। और बाहर होने के बाद ये अंतरिक्ष में अर्थात स्पेस में चला जाता है, और स्पेस के बाद ये हमारे पृथ्वी की ओर आने लगता है। और पृथ्वी की ओर आने के क्रम में पृथ्वी का जो एक सुरक्षा कवच है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग जाने कि ये एक एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, और एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने से हम लोग को पता है कि एटमॉस्फेयर में धूल कण होते हैं,
और उस धूल कण से इसका फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने से ये जो सौर ज्वाला है हमें दिखाई देती है, ये जो सौर ज्वाला है हमें दिखाई देती है। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि ये जो सौर ज्वाला जो दिखाई देती है तो इसका दो नाम है। एक नाम है ऑरोरा बोरियोलिस, एक नाम है ऑरोरा बोरियोलिस, और एक नाम है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो ये जो सौर ज्वाला है इसका दो पार्ट है, एक है ऑरोरा बोरियोलिस यानी AB, और एक पार्ट है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस यानी AA। तो ये नाम में परिवर्तन क्यों होता है? परिवर्तन होने के पीछे कारण है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे कि ये जो पृथ्वी है यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है, यहां पे नॉर्वे है, स्वीडन है, ऐसे देश है, और यहां पे भी एक महादेश है। तो यदि हम लोग नॉर्थ पोल में जाएंगे तो नॉर्थ पोल में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सौर ज्वाला जब नॉर्थ पोल पे जाती है तो यहाँ का जो वायुमंडल है उससे घर्षण होता है, और घर्षण होने के बाद ये चमक उत्पन्न होता है। यदि हम लोग नॉर्थ पोल में जाएंगे तो आंखों से इस सौर ज्वाला को देख भी सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आग की बारिश हो रही है, लेकिन ये आग की बारिश पृथ्वी तक पहुंचती नहीं है। और यही आग की बारिश साउथ पोल पे भी कभी कभी होती है, अक्सर नहीं होती है, और इसे हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। यानी कि सौर ज्वाला को साउथ पोल पे ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और नॉर्थ पोल पे ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। उसके बाद एक अगला पार्ट है स्ट्रक्चर में जो हम लोग के लिए जानना महत्वपूर्ण है, वो पार्ट है सन स्पॉट यानी कि सौर कलंक। हम लोग जैसे आम जीवन में कहते हैं कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो उस पर एक कलंक लग जाता है, एक स्पॉट लग जाता है, उसी तरह सूरज पे भी स्पॉट लगता है। ये स्पॉट लगता कैसे है? ये जो सौर ज्वाला है सूरज के जिस पार्ट से निकलती है, ये जो सौर ज्वाला सूरज के जिस पार्ट से निकलती है उस पार्ट में एक दाग छोड़ देती है, और दाग छोड़ने के कारण उसी पार्ट को हम लोग सन स्पॉट कहते हैं। और इसी सन स्पॉट से होता क्या है? इसी सन स्पॉट से बेतार संचार प्रणाली जो है, बेतार संचार प्रणाली है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बेतार संचार प्रणाली सूरज के किस भाग से डिस्टर्ब होती है, तो उसका आंसर होगा सन स्पॉट से। तो ये सब एक सूरज का स्ट्रक्चर है। साथ में हम लोग को एक चीज और जानना है, ये जो सौर कलंक है इसको बनने बिगड़ने के लिए औसतन 11 वर्ष लगता है। यानी कि सन स्पॉट जो होता है वो 11 वर्ष में पूर्ण होता है, और इसी चक्र को सौर कलंक चक्र कहते हैं। यानी कि सौर कलंक चक्र क्या है? यानी कि अगर एक बार सन स्पॉट लगेगा तो अगला सन स्पॉट लगने में 11 वर्ष लगेगा, और ये जो 11 वर्ष है इसी साइकिल को सौर कलंक साइकिल कहते हैं। तो ये एक पूरा पार्ट हो गया सूरज के स्ट्रक्चर का, जिसे हम लोगों ने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। इसे PDF के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है, पिक्चर और ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। अब इसी वीडियो में हम लोग कुछ टेस्ट दे के देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग को कितना आ रहा है। तो टेस्ट ये है, टेस्ट से पहले कुछ पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से सूरज
कम से कम कितना दूर है, यहां पे गलत लिखा हुआ है नियंत्रित, कम से कम होगा। तो सूरज और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो घटता बढ़ता रहता है। तो जो सबसे कम दूरी होती है वो 14 करोड़ 70 लाख है। सबसे कम 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब क्या होता है, सूरज और पृथ्वी के गति के कारण दूरी अधिकतम भी हो जाती है। तो अधिकतम दूरी आपको याद रखना है 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। तीसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, पृथ्वी से सामान्य दूरी क्या है। यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी 67 बीपीएससी में पूछा भी गया था। तो इसका आंसर होगा 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। चौथा है कि सूरज का तापमान क्या है। तो केंद्र में सूरज का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। सूरज का आयु क्या है, तो 15 बिलियन लगभग सूरज का ये आयु है। इसकी चाल अर्थात जो सूरज का जो प्रकाश है, कोई भी लाइट है, उसका स्पीड कितना होता है, तो उसका स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर कोई भी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल है प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर। अब एक प्रश्न बनता है कि सूरज का जो प्रकाश है 1 वर्ष में कितनी दूरी को तय करता है। यानी कि अगर प्रकाश उत्पन्न हुआ तो प्रकाश जो उत्पन्न होता है तो 1 साल में कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। तो उसका आंसर होगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। तो ये कुछ सन से संबंधित क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके टेस्ट की ओर। तो आज के टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है कि जो सूरज की ऊर्जा है, इस सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है, एनर्जी सोर्स है क्या। तो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, या दोनों है, या दोनों नहीं है, या हाइड्रोजन गैस है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सूरज है उसके केंद्र में हाइड्रोजन गैस होती है। एक हाइड्रोजन गैस जब दूसरे हाइड्रोजन गैस से संलयन करता है, मिलता है, तो हीलियम गैस बनता है। और इसी हीलियम गैस के बनने के क्रम में ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात जो ऊर्जा का स्रोत है यही नाभिकीय संलयन है। और इसी नाभिकीय संलयन के आधार पे हाइड्रोजन बम भी बनाया जाता है। इसी नाभिकीय संलयन के आधार पे हाइड्रोजन बम भी बनाया जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो अब दूसरा प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न है कि सूरज की संरचना में कोरोना है। दूसरा प्रश्न है कि सूरज की संरचना में कोरोना है, एक संक्रामक बीमारी, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला भाग, प्रकाश मंडल, सूरज का केंद्र, या एक से अधिक, या कोई नहीं। हमारे बीपीएससी में अक्सर ये ई ऑप्शन भी देता है कि एक से अधिक उत्तर है या कोई भी उत्तर नहीं है। तो सूरज की संरचना में कोरोना क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सन है, तो जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है, तो यदि आप सूर्य ग्रहण के दौरान एक्सरे रिपोर्ट से सन को देखिएगा तो उस समय सूरज का जो पार्ट दिखाई देगा उसी पार्ट को हम लोग कोरोना बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला भाग को ही कोरोना बोला जाता है।
तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल है, यानी कि लाइट का स्पीड पर सेकंड कितना है। तो लाइट का स्पीड पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी है, और इसका आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी होगा, यानी कि इसका आंसर होगा ई। एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर 3 × 10⁸ और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी होगा। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर बीपीएससी में पूछे जाएंगे, जिसमें कि ऑप्शन जो रहेगा उसका उत्तर 1 से अधिक होगा। तो ऐसे प्रश्न जब आपको बीपीएससी में पूछे जाएंगे तो ऐसा नहीं कि अगर ये हो रहा है तो इसको देखते हुए टिक लगा देना है, ध्यान देना है कि नीचे भी क्या कोई आंसर हो सकता है या नहीं। तो अगर 2 ऑप्शन होगा तो आंसर होगा ई। अगला जो चौथा प्रश्न है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी। यहां पे पूछ रहा है कि जो लाइट है वो एक बार बना तो 1 वर्ष में कितना ट्रैवल करता है, कितना दूरी तक वो एक प्रकाश जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 9.46 × 10⁻12 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर होगा बी, इसका बी आंसर होगा। अब 5वां प्रश्न है कि सूरज का एज कितना है। एक बार ये 63 बीपीएससी में एग्जाम में पूछा था कि सूरज का एज क्या है। तो सूरज का एज है 5 बिलियन, यहाँ बी फॉर बिलियन है, 5 बिलियन। ये सूरज का एज है 5 बिलियन। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।